यहाँ पर मेरे से पहले राजीव अरोड़ा जी और योगेश चौधरी जी और उनके पिता, उनका मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारे साथियों को और विजन इंडिया के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपसे बहुत दिनों के बाद मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिल रहा है। विजन इंडिया के कार्यक्रम हम लोग कई शहरों में किए हैं और आज जब हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जो रंग पिंक है वो हार्मोनी को बताता है, और अगर हम लाल और सफेद रंग को मिला दें तो वो पिंक रंग बन जाता है। और एक जयपुर महत्वपूर्ण स्थान, प्रदेश की राजधानी तो है ही है, लेकिन साजी विरासत का एक पहचान बनकर के जयपुर निकला है। एक यहां पर सच्ची धरोहर है जो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसने अपनी पहचान बनाई है। इसके साथ साथ यहां के आर्किटेक्चर में हम लोग इंडियन मुगल ब्लेंड देख सकते हैं। कई हमारे किले हैं जिसमें हम देख सकते हैं। इनके यहां के खाने में हम धरोहर विरासत देख सकते हैं। मिलीजुली संस्कृति हमें दिखाई देती है। यहां के जो म्यूजिक या उसके कार्यक्रम हैं, जब हम लोग यूपी में देखते थे तो किस तरीके से कम्युनिटी का एक कार्यक्रम, एक आम लोगों का कार्यक्रम किस तरीके से लोगों को जोड़ता है। और अगर हम कहें कि यहाँ के बड़े बड़े आयोजन जो हुए हैं, पुष्कर मेला है जहां पर लोग जुड़ते हैं आकर के, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के लोग जुड़ते हैं। इसलिए हमारी कोशिश थी कि जयपुर में हम ये कार्यक्रम करें। हार्मोनियस हेरिटेज का जो संदेश है वो इसी गुलाबी शहर से, इसी शहर से जाए, क्योंकि जब हार्मोनी होगी तब तरक्की और खुशहाली होगी, तब अमन चैन होगा। तो हमारी कोशिश है शहर से एक संदेश देने का। बहुत ही बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल जयपुर का सही चयन किया है। और राजीव अरोड़ा यहाँ बैठे हैं, मैं भी जयपुर का पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो एक बार पुनः आपका इस गुलाबी नगरी में स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो वेलकम टू जयपुर। अब आपने जयपुर को सेट किया, क्यों यहाँ कर रहे हैं ये बताया, कैसे हार्मोनियस हेरिटेज का ये एक उदाहरण है। तो जब आप चीफ मिनिस्टर थे 2012 से 17, तो आपकी सरकार ने भी कई कदम उठाए, कई ऐसे फैसले लिए जिनके लिए आज भी लोग वहां के याद करते हैं। तो उसमें ये हेरिटेज कंजर्वेशन को लेके किस तरह के काम हुए थे, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए, और सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टरेट हम लोगों ने एक विभाग बनाया, और विभाग का काम था कि सभी विभागों से तालमेल बनाना, कोलैबोरेशन करना कि आखिरकार क्या जरूरत है अगर हम कुछ काम करते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जहां देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, वहीं धार्मिक हार्मोनी या धार्मिक बहुत सारी चीजें हैं जहां स्थान है, शहर हमारे बहुत पुराने हैं। तो हेरिटेज आर्क से हम लोगों ने एक शुरुआत की और कहा कि उन शहरों की जो पहचान है वो हम देश और दुनिया में कैसे लेकर के जाएं, जिसमें हम लोगों ने आगरा को डेवलप किया, मथुरा को हम लोगों ने टेकअप किया, बनारस को टेकअप किया, भदोई क्योंकि हमारा बहुत कारपेट और कारोबार का शहर, उसको हम लोगों ने टेकअप किया, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शहर का वो कैसे बेटर हो, कैसे अच्छा बनाए हम उसको। तो वो काम हम लोगों ने शुरू किए। लखनऊ, जिसको लखनऊ का हमारा जो पुराना शहर है, उस इलाके को कैसे सुंदर और बनाएं और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें जिससे न केवल टूरिज्म बढ़े बल्कि वहां के आसपास के लोग अपनी संस्कृति से जुड़ जाएं, और क्योंकि उनके अंदर एक लगाव होता है उस जगह को लेकर के। तो ओल्ड लखनऊ को बेहतर किया, आगरा को बेहतर किया, फिर जाकर के हम लोग बटेश्वर, बहुत पहचान है उसकी, पहचान खो गई थी लगभग,
तो उस वटेश्वर को एकदम वहां के जो मंदिर थे उनका संरक्षण किया हम लोगों ने। साथ ही साथ एक साइकिल हाईवे बनाया हम लोगों ने, और शायद देश का वो पहला साइकिल हाईवे होगा जो नदियों के किनारे हमारे पुराने स्थान हैं उनके किनारे से गुजरता था। तो ये सब इनिशिएटिव लिए हम लोगों ने। इको टूरिज्म के कार्यक्रम शुरू किए, बर्ड फेस्टिवल कार्यक्रम किया, और नेचुरल हमारा जो बहुत सारे हमारे पार्क हैं या नेशनल पार्क्स हैं उनको कैसे हम लोग देश के और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएं, तो वो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिए। वहीं काशी बहुत महत्वपूर्ण था, उसके मंदिर को लेकर के, उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने सरकार में कदम उठाए। न केवल सरकार से, बल्कि सरकार में रहकर के ये भी कोशिश की कि कैसे प्राइवेट लोग भी आकर के हमारा सहयोग और मदद करें। साइकिल हाईवे का आपने सॉरी आलोक, मैं संजीव जी को जरा सोच रहा ऐड कर दूं इसमें। जैसे सर ने बताया, मैं इतने साल सर्विस में रहा, करीब 38 साल आईएएस में रहा, यूपी में भी रहा। हेरिटेज कंजर्वेशन को किसी भी गवर्नमेंट ने मेरे उस 38 साल की याददाश्त में कभी ऐसी प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी या इनिशिएटिव कभी नहीं लिया जितना सर के निर्देश में हम लोगों ने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री बंद हम लोगों ने लिया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण था कि जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई वो पहली बार बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, वो सर के निर्देश में बनाई गई थी। और मैं चीफ सेक्रेटरी था, सर ने कहा कि जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जितने एक बार पैलेसेस हैं, हवेलियां हैं, ऐसे पुराने टूटे हुए बिल्डिंग्स हैं, पुराने लेकिन ऐतिहासिक हैं, हेरिटेज है, उनको बुलाइए, उनसे बात करिए और उसके विकास के लिए योजना बनाइए। तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने योजना बनाई जो हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी के रूप में सामने आई। इन दैट कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, वहां तक सड़क बना देना, पावर स्टेशन देना नजदीक में, तमाम चीजें करी जिससे एक पूरा हेरिटेज का डेवलपमेंट जो है हो जाए और वहां पे लोग आए, देखें, टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़े। यही सब की वजह से टूरिस्ट का इन्फ्लो जो 22 करोड़ था 2012 में जब सरकार आई थी, वो 31 करोड़ हो गया था 2016 तक। दैट मच 40% इंक्रीज जो है वो टूरिस्ट अराइवल में इसकी वजह से हुआ। दिस हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी वाज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और जो आर्क की बात करी सर ने, लखनऊ, आगरा और वाराणसी आर्क, इसका पूरा डेवलपमेंट करके करीब 1500 करोड़ का बजट सर ने इसके लिए दिया था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थापना इसकी डेवलप करके कि टूरिस्ट वहां जाएं। और लखनऊ जो कभी टूरिज्म के मैप में नहीं था, वो टूरिज्म के मैप पे आ गया। लोग लखनऊ आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, देश से भी और विदेश से भी। और पुराना लखनऊ का विकास तो अद्वितीय है जैसा हुआ है, वो बिल्कुल बदला हुआ लगता है। कॉबल्ड स्ट्रीट्स, पुरानी हेरिटेज लाइटिंग, वो पूरे मोन्यूमेंट्स को उसी तरीके से इल्यूमिनेट करके पुराना करके वो मतलब वो ऐसा नहीं कि उसको अलग क्रिएट कर दिया, वही पुरानी हेरिटेज को मेंटेन करते हुए उसको सामने लाए। और आपको याद होगा कि अगर पुराने लखनऊ में जब हम लोग जाते थे, उन इलाकों में जब देखने जाते थे, तो बिल्डिंग्स जो हमारी थी वो बहुत डल दिखती थी। और जो हमारे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था कि बिजली के तार, सब स्टेशन, नाली, बाउंड्री, वो जगह जगह बनी हुई थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बनी थी। तो कोशिश की कि उस चीज को साफ सुथरा बनाए, लोगों को एकदम ओपन स्पेसेस दें कि जहां पर लोग आकर के और एक गेट टुगेदर का माहौल रहे, सब मिल करके वहां सेलिब्रेट सा करें। आज हर शाम को उस एरिया में उत्सव जैसा रहता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, उस लाइटों के आसपास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल। थोड़ी बहुत झलक तो मैंने भी देखी है लखनऊ की, और इनके कार्यकाल के बाद किस तरह से चेंज हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत। आपने साइकिल हाईवे की बात की थी अभी, आपने तो एक्सप्रेस ताजवे भी बनवाया है जिसमें साइकिल, हवाई जहाज उतर सकते हैं। सो वो भी एक तरह का हेरिटेज का कंजर्वेशन है, क्योंकि अगर अच्छी सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है एंड हेरिटेज उससे जुड़ रही है। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट जो मैं मन में बात आ रही है, पूछना चाहता हूं कि आपने आर्किटेक्चर की बात की, पुराने शहरों को कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू फोक आर्ट भी है, फोक ट्रेडिशंस भी हैं, पुरानी परंपराएं कैसे जीवित रहें और उनमें नई सांस फूंकी जाए नए सिरे से, वो भी एक कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम है। उस सिलसिले में क्या किया सरकार ने? क्योंकि यूपी में बहुत सारे मेले का आयोजन होता, बहुत से त्योहारों में हम लोग कार्यक्रम करते, तो जगह जगह बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराने होते थे, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन और उसको लेकर के प्रमोशन का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको प्रमोशन के लिए हम लोगों ने फंड्स वगैरह दिए, और जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको जोड़ा, जिनके अंदर सेंसिटिविटी थी कि इन चीजों से बढ़ने से चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं।
जैसे माघ मेला था, रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया। न केवल मेला शुरू किया बल्कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जहां आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग आकर के एक प्रदर्शनी लगा सकें। तो एक शिल्प ग्राम जैसे आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो लखनऊ में बना, जहां अगर आर्टिसंस आते हैं या जो शिल्पकार लोग आए, बुनकर आए और वो अपना काफी दिन अगर रहना चाहें तो अपना सामान कहां रखेंगे उतने दिन, सरकार ने वो प्लेटफॉर्म दिया। और इसके साथ साथ बजट दिया हम लोगों ने कि उनकी मदद कैसे कर सकते हैं बजट के माध्यम से, सब्सिडी दी उनको। नोएडा में बनाया, आपका भदोई में कारपेट बाजार बनाया। हालांकि बनारस की साड़ियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बनारस के साथ साथ बनारस के आसपास जो शहर हैं, मुबारकपुर में सबसे ज्यादा साड़ियां बनती थी। तो एक साड़ी का बाजार बनाया कि अगर जो साड़ी बनाने वाला बुनकर है, अगर वो बाजार में उसको ले जाकर के बेचता है तो उसको कीमत मिलती है, क्योंकि उसके बाद बाजार में जगह नहीं है। तो एक साड़ी का बाजार बनाया और वहां पर हम लोगों ने उसे जगह दी कि यहां पर काम आप कर सकते हैं। इसी तरह म्यूजियम बनाया और हमारी कोशिश थी कि आगरा में दुनिया के जो लोग आते हैं एक म्यूजियम बने, वो हमारी साजी विरासत, साजी संस्कृति उसको देखें, वहां एक शोकेस कर सकें। और फिर जब हम लोग इतिहास में जाएं तो अच्छे सबक ढूंढ करके लाएं। इसलिए कोशिश की कि म्यूजियम जब होगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सी चीजें हम लोग उसमें शोकेस कर सकेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन किया, प्रमोशन किया, मेला लगाए हम लोगों ने, मेले के लिए बजट दिया। और जो हमारे साहित्यकार, म्यूजिशियंस या बहुत ट्रेडिशनल जो लोग थे, उन्हें यश भारतीय या अन्य सम्मानों से भी उनको सम्मान कर करके उनका मनोबल बढ़ाने का हम लोगों ने किया, जो हमारे समाज में खो गए थे, जिनको कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। आपको याद होगा, उसके लिए यश भारती या विभाग से हम लोगों ने अलग से योजना चला करके उनकी मदद करने का काम किया था। यश भारती में बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला के म्यूजिक के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, क्राफ्ट के फील्ड से सम्मानित किया गया। जैसे राजन साजन मिश्रा हो या विशाल भारद्वाज हो या रविंद्र जैन हो, अनूप जलोटा हो, गोपाल दास नीरज कवि के रूप में थे। मतलब तमाम एक से एक, इरफान हबीब हिस्टोरियन रहे, एक से एक लोगों को बुला के वहां पे यश भारती सम्मानित किया गया। एंड यश भारती एक्चुअली वाज नॉट एन अवार्ड, इट वाज एन रिकग्निशन ऑफ दिस हेरिटेज, हार्मोनियस हेरिटेज की बात जो है ना, इसी का एक रिकग्निशन था ये, और इसी को उसके लिए सम्मानित किया गया। और एक चीज में और कहता हूं, जो सर ने भदोई के बताया, बहुत जबरदस्त इससे इंप्रूवमेंट आया वहां के कारपेट के उसमें। नॉट ओनली वहां पे एक सेंटर बन गया कारपेट्स का जहां पे सेल हो रही हो, बट वहां पे वो अपना हुनर भी दिखा सकते थे आके। और सर ने बाबतपुर एयरपोर्ट बनारस से उसको 4 लेन रोड से जोड़ दिया। आफ्टर दैट इतने बायर्स वहां इंटरनेशनल भी आने लगे, सीधे बनारस उतरते हैं, भदोई आते हैं और वहां से वो करके अपनी डील करके ले जाते हैं। पूरी इकोनॉमी वहां की उससे जो हो गई। और एक परफ्यूम पार्क सर ने डेवलप किया था अपने टाइम पे कन्नौज में, वहां का इत्र बहुत मशहूर था, बट वो कहीं मार्केट में बाहर नहीं जाती थी, बड़ा रूडिमेंट्री उसका वो था। तो सर ने उसको कहा कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए। और ग्रासे एक जगह है फ्रांस में जहां ये परफ्यूम का सेंटर है, सर ने वहां के आर्टिजन्स को ग्रासे भेजा फॉर ट्रेनिंग, और वहां वो ट्रेनिंग करके लौटे और उन्होंने परफ्यूम उस तरीके से बनाना शुरू किया। एक्चुअली ये एक बहुत यूनिक चीज रही है, थोड़ी अलग, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में और इवन नेताजी की सरकार में जो लिटरेरी फिगर्स को या आर्टिसंस को, म्यूजिशियंस को जो एक बहुत सम्मान करने की जो परंपरा शुरू की, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की सरकारों ने लीड ली है। तो उसके लिए है ना, वो एक डेफिनेटली एक ऐसा बिंदु है जिसके लिए आपका साधुवाद होना चाहिए, आपकी पार्टी का। आपने थोड़ा मेले का जिक्र किया और उसी से जुड़ा हुआ है कि मतलब, क्योंकि ये सब सरकारी इनिशिएटिव्स थे, लोकल कम्युनिटी, क्योंकि असल में चैलेंज जो है वो प्रिजर्वेशन का है, और जब तक लोकल लोगों के मन में ये बात नहीं समाएगी कि ये हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना हमारे इंटरेस्ट में है, तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इंश्योर किया आपने? मैं पिछले ही सवाल से जोड़ता हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो गेहूं की बाली से बहुत सी पेंटिंग या बहुत सा काम करते थे। उनको उनके अपनी तरीका था काम करने का। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो उनका सम्मान तो किया ही किया, लेकिन हम लोगों ने एक कोशिश की कि एक सम्मान राशि को भी हम लोग दें जो हर महीने उनको सम्मान के रूप में मिलता रहे। एक वो कोशिश रही।
जिससे बहुत सारे लोग जुड़े भी। फिर हम लोगों ने बुनकरों को पेंशन शुरू की थी। हाँ, बुनकर जो थे उनको पेंशन शुरू की, हर महीने एक पेंशन मिलेगी, उनकी मदद होगी। और जहां तक सवाल है कि जब तक हम लोकल लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं लाएंगे, उनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में एक बना करके जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद हमारा ये जो बड़ा गोल है, हम लोग बड़ा गोल पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने बताया कि इत्र पाक था, तो बहुत से इत्र का काम बहुत सामान्य लोग करते थे, बहुत ही छोटे ग्रुप में करते थे, बहुत उसका बड़ा स्केल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए परफ्यूम पार्क बनाया, जिससे कि वो लोग भी जुड़े, उनके अपना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है इसके प्रति। तो उसका एडवांटेज लेकर के हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए उसमें, और एक रिलेशनशिप डेवलप किया हम लोगों ने उनके बीच, एक भरोसा पैदा हुआ। तो वो सरकार के प्रयासों से हम लोग लगातार करते रहे। और याद होगा कि हेरिटेज वॉक्स हम लोगों ने हेरिटेज वॉक के लिए जो जो आवश्यकता थी उन चीजों को किया, जिससे आम लोग उससे जुड़ सकें, आम लोग दूर न महसूस करें अपने आप को। कई बार क्या होता है कि कोई अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहां पर, तो उनको लगता है कि हम ये चीज खराब करने जा रहे हैं। तो उनको समझा करके कि इससे आप भी जुड़ेंगे, आपको भी फायदा होगा, इसका प्रचार ज्यादा होगा, ज्यादा लोग आएंगे, तो एक बार को वो जुड़ते हैं। ये कोशिश सरकार की तरफ से होती रही। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में ये कन्विक्शन होना चाहिए कि इस सरकारी स्कीम्स और फाइल से निकल के लोगों के बीच चीज आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज का सक्सेस, जैसे अखिलेश जी आपसे बेहतर कौन समझता है, जन आंदोलन या जनता के मूवमेंट या जनता के जुड़ाव से ही वो चीज ज्यादा खिल सकती है। थोड़ा यूपी को थोड़ा ब्रॉडन अप करके देखें नेशनल स्केल पे। भारत का ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वैसे दुनिया में कोई एक दो एग्जाम्पल और है, थोड़ा मिस्र है, थोड़ा ग्रीस है, भारत, इटली के कुछ हिस्से, तो हम इतने रिच हैं बट उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो हमारी हेरिटेज साइट्स को किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, इस बारे में भी आपने सोचा ही होगा। क्योंकि जो लोकल क्राफ्ट्समैन है, लोकल हमारे जो काम को जानते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, एक वो कोशिश हुई थी, वो भी जोड़ा। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बौद्ध सर्किट है उसके बारे में लोग तो जानते थे, आते थे, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हम लोगों ने वहां पर। मुझे याद है कि कुशीनगर में एक बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल उस समय समाजी सरकार में बनाया, और न केवल वो बनाया बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो भगवान बुद्ध पर और नेपाल सरकार से मिलकर के और इंटरनेशनली काम करते थे। तो उनको जोड़ करके और उनसे सुझाव लेकर के कि इन साइट्स में हम कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे लोगों का आना जाना बड़े पैमाने पे शुरू हो जाए। तो एक वो कोशिश हुई। समाजवादी सरकार थी उस समय, होम स्टे की एक योजना लेकर के आए कि लोग उससे जुड़ें, इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। सब्सिडीज दी हम लोगों ने। लोकल स्टे और कैसे बढ़ाएं हम, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। मुझे याद है कि रामायण मेला हम लोगों ने शुरू किया था, जो कभी डॉक्टर राममनोहर लोहिया कराते थे। तो रामायण मेला शुरू किया, और रामायण मेला आपका अयोध्या में हम लोगों ने कराया। सरकार की तरफ से उसको पूरा सब्सिडी और ग्रांट और बाकी आयोजन में सहयोग किया। जो जो जरूरतें थी सरकार की तरफ से वो फैसिलिटेट किया हम लोगों ने। चित्रकूट, क्योंकि कभी कोई चित्रकूट बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे कि चित्रकूट में भी इतनी धरोहर है, तो साइकिल वहां से प्रचार हुआ। साइकिल हाईवे तो नहीं, एक साइकिल को लेकर के प्रचार कराया हम लोगों ने। बड़ी बड़ी संस्थाएं जुड़ी जिसमें एनजीओ के लोग जुड़े, और उन्होंने काम करना शुरू किया कि हम चित्रकूट को कैसे देश के पैमाने पर ग्लोबल लेवल पे लेकर के जाएं। और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को याद होगा, जो मंदिर जाने के लिए रोप वे बनवाया, तो सीढ़ियों से बुजुर्ग लोग नहीं चढ़ सकते थे। बच्चे कई बार उनको तकलीफ परेशानी होती थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सरकार में बना, और उसका परिणाम ये हुआ कि चित्रकूट भी हमारे पहले तो था ही मैप पर, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आने लगे। और भी तो कितने सारे चित्रकूट हैं, कितनी लेसर नोन
हेरिटेज साइट से, क्योंकि भारत तो भरा हुआ है बिल्कुल। और उनका कंजर्व करना और उनको प्रमोट करना, दुनिया की नजर में लाना, वही एक बड़ी चुनौती है और बड़ा एजेंडा होना चाहिए। तो लेसर नोन साइट, जैसे आप चित्रकूट की बात करें, और भी ऐसे एरियाज कुछ डेवलप करे, आइडेंटिफाई करे। दुधवा नेशनल पार्क था। अच्छा। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क में था, बहुत उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वो हम लोगों ने काम किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप ही ने टाइगर डिक्लेयर रिजर्व किया था। को शुरू किया वहां पर। और लायन सफारी आपने तो डेवलप किया पूरा, एक बड़ी भारी वो थी देन, लायन सफारी पहली बार इतने व्यापक तरीके से। तो फोकस ऑन नेचुरल हेरिटेज भी बहुत था, इको टूरिज्म पॉलिसी आई पूरी, और नेचुरल हेरिटेज पे भी पूरा फोकस रहा। लायन सफारी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल लेवल के बर्ड फेस्टिवल्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज हुए, सेव द स्पैरो कैंपेन, तमाम चीजें ऐसी आयोजित की गई थी। एक्चुअली हार्मोनियस हेरिटेज से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार साइकिल आती है कॉन्वर्सेशन में और समाजवादी बातों में, और साइकिल भी एक तरह से हेरिटेज है कि मतलब इतने मॉडर्न वाहन बन चुके हैं उसके बाद, तो ये साइकिल के साथ कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ था? सर थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ बस। समाज, आपने कभी सुना नेता जैसे कोई कहानी कि साइकिल कैसे चुनी गई एज अ पार्टी सिंबल? क्या सोच था, या जनता की सवारी? साइकिल इसलिए भी सिंबल था क्योंकि आम लोगों की सवारी, गरीब लोगों की सवारी, मजदूर लोगों की सवारी, और इसलिए उसको चुन करके नेताजी ने कहा कि आम लोगों की पहचान है, तो इसलिए साइकिल सिंबल बनाया उन्होंने। सही बात है। और मुझे याद है कि जब मैं साइकिल हाईवे बना रहा था, तो उस समय जो सुझाव आ रहे थे वहां से कि साइकिल हाईवे को हम लोगों को मंदिर के पास से ले जाना है, कुछ हेरिटेज साइट्स हैं उसको पास से ले जाना है, नदी के किनारा भी होना चाहिए उसमें, तो शायद देश में 200 किलोमीटर का साइकिल हाईवे कहीं नहीं बना होगा जो उस इलाके में, जो कभी इलाका दूसरी चीजों के लिए जाना जाता था, उस इलाके में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसकी वजह से वहां पर टूरिज्म या उसकी पहचान बनी। थोड़ा सा मैं विषय से इसलिए भी भटका क्योंकि जो अखिलेश जी की जो कुछ अबाइडिंग छवि है ना, जो हमेशा दिमाग में एक चित्र सा रहता है, तो एक तो इनका इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है दिमाग में हमेशा कि सोचते हैं तो, और एक इनकी साइकिल जो मेरे ख्याल से 2012 इलेक्शन से पहले जो लंबी साइकिल यात्राएं हुई थी, उसकी भी छवि कहीं ना कहीं दिमाग में काफी पुराने मेरे जैसे लोगों के बैठी हुई है, इसलिए शायद हम थोड़ा विषय से हटे। बट वापस लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट पे लौटते हैं, और लोकल कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व हो, ये एक पहलू है। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व तब होगी जब उसको उसमें अपना लाभ नजर आएगा सीधे सीधे, जब उसको बेनिफिट लगेगा कि इससे मेरा लाभ है। उसके लिए भी कुछ किया होगा आपकी सरकार ने और आपने सोचा होगा? वो लोग तब भी जुड़ेंगे जब आप रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स लेकर के आएंगे, और समाजवादी सरकार में कोशिश रही कि अगर कोई हम बड़ा काम करें और टूरिज्म का काम करें जहां लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोकल कारीगरों को जोड़ना चाहते हैं, तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स अगर होंगे तो बड़े पैमाने पे लोग जुड़ेंगे। और ग्लोबल ब्रांडिंग की तरफ आपने भी वो पूरा प्रयास कराया था। बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हर्मीज वगैरह सब आए थे और विजिट करके हमारे क्राफ्ट्समैन के साथ उनकी मीटिंग कराई गई कि जो हमारे जो क्राफ्ट्समैन चीजें बनाते हैं वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाए, ग्लोबल ब्रांडिंग होके वहां पहुंचे, तो उसकी इनकम लेवल नेचुरली जो आप कह रहे हैं वो बढ़ेगी। और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू किए जिससे लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी स्किल बेटर हो जाए। हस्तशिल्प जो थे हमारे लोकल आर्टिस्ट थे उनको भी जोड़ा हम लोगों ने और उनको सपोर्ट किया उनको। और मुझे याद है कि जब इत्र का कार्यक्रम किया हम लोगों ने, या और स्किल डेवलपमेंट के स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम शुरू किए थे, पूरा फाइनेंशियल उनका मदद, फ्रांस तक ले जाने का काम, पूरी ट्रेनिंग का उस समय सरकार के माध्यम से किया। और फिर सीएसआर फंड से भी हम लोगों ने कोशिश की कि सीएसआर फंड भी प्राइवेट लोगों का अगर सपोर्ट मिल जाए तो लोग और जुड़ेंगे इसमें जाकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हेरिटेज की जो प्रॉपर्टीज हैं या हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें एक कंपैरेटिवली मॉडर्न ट्रेंड जो है पिछले, मॉडर्न एकदम तो नहीं, 10, 20, 25 साल से रेस्टोरेशन का है। क्योंकि कैसे उस चीज को सही ढंग से हम बचा के रखें उस धरोहर को, तो उसमें रेस्टोरेशन की बड़ी भूमिका है। तो इस दिशा में भी कई पहल ली गई हैं शायद आपकी सरकार में।
क्योंकि सुरक्षा नियम बदल गए। जब ये बिल्डिंग्स बनी रही होंगी तो फायर का कोई एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती रही होगी, और आपके बहुत सारे एमिनिटीज हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए क्योंकि जब आप मॉडर्न उसमें एरा में आ रहे हैं आप, तो ये दिक्कतें तो थी हम लोगों के साथ। उस बिल्डिंग का स्वरूप ना बदले, एस्थेटिकली ना बदले, और मॉडर्न फैसिलिटीज दे दें हम। तो मुझे याद है कि वहां पर बहुत सारे बिजली के तार जाते थे, हाई टेंशन वायर्स थे, उनको रिमूव करना, और कई बार बहुत करीब से निकले थे बिल्डिंग के, जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देना जिससे हमारी हेरिटेज बिल्डिंग का नुकसान ना हो, उसका स्वरूप ना बदले। और चैलेंज ये भी था कि वो अपने वापस स्वरूप में कैसे लौटे। तो उसके लिए वो कारीगर कहां से लाएं, वो मटेरियल कैसे उपलब्ध हो, चूना का काम कैसे कौन करेगा, कारीगर हमें चाहिए, और वो स्किल हो उनके अंदर, वो कारीगर के अंदर, कि वो रेस्टोरेशन भी ऐसी होगी वैसे का वैसे दिखाई दिए। तो चैलेंज तो था, लेकिन उस चैलेंज को हम लोगों ने सरकार में और मिलकर के काम किया, उसका रिजल्ट हमें मिला उसका। एक हमेशा जैसे रेस्टोरेशन का मुद्दा है, एक डिबेट पिछले कुछ दशकों में बहुत सुर्खियों में रही है और सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई की है, पर्यावरण वर्सेस डेवलपमेंट। वही बात कहीं ना कहीं हेरिटेज पे भी लागू होती है कि कैसे हम पुरानी चीजों को उनके मौलिक स्वरूप में रखें, प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जचाएं, उसको संवारें। ये भी एक इसके अंदर चुनौती है। हाँ, बड़ा चैलेंज ये भी है कि फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट अगर फंड्स नहीं देगी तो अपने आप तो करने में बहुत कई बार लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट ने फंड दिया उसमें कि गवर्नमेंट फंड करेगी चीजों को। इसके साथ साथ सीएसआर की भी हम लोगों ने मदद ली, और फिर नियम ऐसे बन गए हैं कि परमिशन लेने के लिए आपको ज्यादा भागना ना पड़े। और मुझे याद है कि जब ओल्ड बिल्डिंग्स को हम लोग लिट करना चाहते थे, उनको रोशनी में लाना चाहते थे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ इश्यूज थे। तो उन चीजों के, उनके नियमों का पालन करते हुए हमारी जो हेरिटेज की बिल्डिंग्स हैं उनको कैसे रोशनी में लेकर के आए, एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन नियमों का पालन किया, चीजों में बदलाव लाए, तो वो हम लोग कर सके। तो इसमें लखनऊ या बड़े बड़े कई शहरों में हम देख सकते हैं कि जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग थी अब वो लाइवली दिख रही है, कम से कम उसमें रोशनी है। नहीं तो पहले तो बिल्कुल अंधेरे में रहता था कि वो चीजें दिखती नहीं थी, वो है क्या आखिरकार। तो फंड्स की भी कभी कभी कमी पड़ती है, लेकिन सरकार का अगर इन्वॉल्वमेंट हो और सीएसआर और प्राइवेट प्लेयर्स का अगर सहयोग लें तो ये चीजें संभव है। तो प्राइवेट प्लेयर्स का, प्राइवेट सेक्टर का अच्छा पार्टिसिपेशन मिला आपको, या और बेहतर हो सकता था? और बेहतर हो सकता था, कम हुआ। लेकिन कई बार हम लोग देखते थे कि लोकल लोग विरोध करते थे कुछ चीजों का, तो उनको समझाना, उससे उनको जोड़ना, उस विरासत से उनकी पहचान बनती है, उससे जोड़ना, एक ये चैलेंज भी था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश कर करके उन चीजों को किया, आगे बढ़ाया। तो आजकल जो सबसे ज्यादा बज़वर्ड है, और आजकल में हर चीज का मतलब आजकल नहीं, 5-10 साल से सब कुछ का डिजिटाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इसको कैसे आप सोचते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करा आपने, और कैसे और हो सकता है बेहतर ढंग से ये हेरिटेज विरासत को बचाने के लिए, हमारी हार्मोनियस विरासत को बचाने के लिए? हार्मोनियस हेरिटेज, क्योंकि बहुत सारी हमारे टेक्नोलॉजी है। आज वर्चुअल रियलिटी एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपनी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स को 3D में दिखा सकते हैं। जो लोग नहीं पहुंच सकते उनको दिखा सकते हैं। सरकार में हम लोगों ने डिजिटल बहुत सारे हमारे आर्काइव, वो सर पूरे ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, लैक्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनको डिजिटाइज किया गया, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को। दैट वाज अ बिग एफर्ट। सो लाइब्रेरीज वगैरह पड़ी हुई थी, सब खराब हो रही थी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, उन सबको डिजिटाइजेशन जो है बड़े पैमाने पे कराया गया। और वो आगे भी फ्यूचर इसका ही है, डिजिटाइजेशन जो आप कह रहे हैं, इन सब चीजों में जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और पेंटिंग्स हैं पुरानी और सब चीजें हैं, ऑल दिस थिंग्स पांडुलिपियां थी, नक्शे थे, हाँ, बहुत सारे नक्शे थे, बहुत सारे पुराने कागजात थे, उनको डिजिटल किया। और डिजिटल का एडवांटेज ये, वो कहीं से भी बैठ करके देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे कलाकार हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने प्रमोट किया उनको, और बहुत आसान है।
और रीच उसकी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी काम लगातार सरकार के माध्यम से हम लोगों ने किया। कहीं से भी बैठ के देख भी सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए, अगर पुरानी पुरानी पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है तो। और हेरिटेज वॉक्स की कहानियां हैं, एप्स हैं आजकल जिसके माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, कई लैंग्वेजेस में किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपनी हेरिटेज जगहों को बहुत सी जगह पर पहुंचा सकते हैं। हमारे से पहले वाले जो सेशन हो रहा था उसमें भी बात हुई थी, मतलब जिसके पीछे का फलसफा यही है कि कैच देम यंग, कि कैसे बच्चों में ही ये बात इनग्रेन की जाए, उन्हीं को समझाई जाए कि भाई आपके हित में, आपके भविष्य के हित में। तो कैसे स्कूल में ये करिकुलम में ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस हों, किस तरह से ये हो? आपने क्या कुछ इस बारे में किया था और क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? हाँ, मैंने जब मैं आया था तो सुन रहा था कि बच्चों के कोर्सेज में चीजें लाई जाएं, उनको पढ़ाया जाए कि आपकी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है, विरासत कैसे हमें जोड़ती है, विरासत कैसे हमें अपने पुरानी चीजों का एहसास दिलाती है। तो चैप्टर्स हों, बच्चों पे क्विज कॉम्पिटिशन्स हों, एसेज लिखाए जाएं, और जो इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हों, जो बड़े बड़े आयोजन हैं वहां ले जाया जाए बच्चों को, जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है वहां पे ले जाकर के प्रैक्टिकल उनको दिखाया जाए और उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाए। तो शायद नई पीढ़ी के लोगों का इंटरेस्ट और विरासत के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने स्कूल से लेके युवाओं तक की, मतलब कैसे यंग को इसमें से इन्वॉल्व किया जाए। और इसकी एक दूसरी टर्म भी जो काफी बात होती है, जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक परमानेंट जुमला सा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वैसी कल्चरल डिप्लोमेसी भी है कि सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, हमारे सिनेमा को कहते हैं, हमारे कल्चर को कहते हैं, हमारे म्यूजिक को कहते हैं। तो उस दिशा में और आपकी सरकार ने क्या किया था? अगली बार सरकार बने तो क्या करना चाहेंगे, किस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे? उस समय इतना सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन नहीं था जिस समय हम लोग सरकार में थे, लेकिन इधर 10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है। आजकल कोशिश की जा सकती है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ें, उनसे हम लोग स्टोरीज क्रिएट कराएं, उनसे बहुत अच्छे जो हमारी बैकग्राउंड की साझी विरासत की जो चीजें हैं, वासुदेव कुटुंबकम की जो कहानियां हैं हमारी, अगर हम क्रिएट करें उनको, जो आज के जमाने के इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बहुत पॉपुलर हैं, तो मैं समझता हूँ रीच उसकी बहुत नई पीढ़ी तक जा सकती है। और शॉर्ट फिल्म्स बनाई जा सकती हैं, एनिमेशन के थ्रू आजकल हम अपनी पूरी की पूरी कहानी बता सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स बन गए जहां पर हम नई जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं। अब एक दो सवाल मैं ऐसे विषय पे भी आना चाहता हूं जिसको कहीं ना कहीं आप जिसके प्रतीक हैं, जिसको सिंबलाइज करते हैं, और जब हम हार्मोनियस हेरिटेज की बात करते हैं तो उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि कैसे इंटर कम्युनल हार्मनी रहे, कैसे देश के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, आगे पीछे, अगड़े पिछड़े, सबके बीच जो पीडीए आपका था इलेक्शन के अंदर 2024 में, जो एक बड़ा कामयाब और कारगर बात सिद्ध हुई। समाजवादी पार्टी गॉट मोर सीट्स देन बीजेपी इन यूपी, 41 सीट्स अलायंस में आई। वो यहां का विषय नहीं है, बट उसने बहुत लोगों को सरप्राइज किया। तो ये इंटर कम्युनल हार्मनी जो है, हार्मोनियस हमारी हेरिटेज, वो कैसे बढ़ाएं हम उसको, क्योंकि वो देश के समक्ष एक चुनौती है और हम उसको विषय भी नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट की तरह। हम लोग कई फेस्टिवल्स में पार्ट ले सकते हैं, अपनी विरासत को लेकर के इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हम लोग आयोजन करें, उनमें शामिल हों। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हैं उनमें हम लोग जाएं, एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज के थ्रू हम लोग अपना विरासत की चीजों को, हेरिटेज की चीजों को प्रमोट करें। और जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यही हेरिटेज हार्मोनी जो हमारी है, यही अमन चैन लाएगी, यही भाईचारा लाएगा, यही हमारी मिली जुली संस्कृति है, यही प्रोग्रेसिव अप्रोच है हमारी। तो हमें बड़े आयोजन करने चाहिए मेले के। सरकार बनेगी तो न केवल यूपी में
बल्कि अगर देश में भी कहीं करना पड़ेगा तो फेस्टिवल्स हम लोग यूपी से जोड़ करके करेंगे, जिससे लोग वहां पर जुड़े आकर के। और इंटरनेशनली भी अगर हम लोगों को करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। और कई हम फॉरेन संस्थाओं का भी सहयोग ले सकते हैं, यूनेस्को है या बहुत सारे कल्चरल लेवल पे बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अगर उनका साथ लेंगे तो शायद हम अपनी चीजों को और प्रमोट कर सकेंगे। और इंटर कम्युनल हार्मनी भी एक उसी हेरिटेज, हमारी हार्मोनियस हेरिटेज का हाँ, उसी का एक हिस्सा है और एक चैलेंज है। हाँ। उसको इंश्योर, उसको सुनिश्चित करे रखना। हाँ, एक ये अप्रोच रहेगी जिससे कि हम लोगों को जोड़ सकेंगे। आलोक रंजन जी, आप इस यही पे- बिल्कुल आपने जो बात सही कही कि ये हार्मोनी एंड हेरिटेज यूज की है, कम्युनल हार्मनी, इंटरफेथ हार्मनी, इंटरकास्ट हार्मनी, पूरे सब में हार्मनी रहे सोसाइटी में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी विकास जो है या कोई भी डेवलपमेंट जो है वो हार्मनी, सोशल हार्मनी के बिना नहीं हो सकता। तो वही सर का वही इंटेंशन था कि एवरी कम्युनिटी शुड कम टुगेदर, एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो। हार्मनी जब रहेगी तभी आर्थिक विकास भी जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, उसी में बिल्डअप हो पाएगा। और हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है, सामंजस्य, हार्मोनी। यही हमारी पहचान है, यही हमें हमारी सच्ची धरोहर है, जिसको हमें और बढ़ाना है और इससे लोगों को जोड़ना है। सच्ची धरोहर और सच्ची शक्ति भी कहीं ना कहीं एकजुटता जो आप बात कह रहे हैं। ये आपने हार्मोनियस हेरिटेज का जो इतना अच्छा प्रोग्राम जयपुर में किया है, इससे पहले का सेशन भी आपने इतनी सारी बातें बताई, इसका ध्येय क्या था ये बताया, और कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हैं कि शायद ये उस श्रृंखला की अंतिम पड़ाव है। जयपुर शायद फिलहाल इस पे थोड़े दिनों के लिए रोक लगे। तो इस समिट के थ्रू जो मेन मैसेजिंग है, मेन संदेश है, वो क्या देना चाहते हैं आप अखिलेश जी? समाजवादी हम लोगों ने मिलकर के विजन इंडिया में कई कार्यक्रम किए हैं, और क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी बहुत करीब है, संभव नहीं है और कार्यक्रम कर पाए, लेकिन करेंगे हम लोग कार्यक्रम भी। पर अब यूपी में हम लोग जा रहे हैं, और इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये हो सकता है, बिना हार्मनी के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बिना हार्मनी के हम अमन चैन नहीं ला सकते हैं। अमन चैन होगा तो डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हम सब एक साथ बढ़ सकेंगे, हमारा समाज बढ़ सकेगा, देश बढ़ सकेगा, और जो हमारे बीच में असमानता है वो दूर हो सकेंगी। और न केवल वो दूर होगा, बल्कि एक जो सामाजिक न्याय की बात है कि सामाजिक न्याय का राज कैसे हम स्थापित करें, तो हेरिटेज हार्मोनी, इसके माध्यम से अमन चैन, भाईचारा, और जो हमारी पहचान रही है अनेकता में एकता, जहां हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, तो असली संदेश इसका यही हो सकता है कि बिना हार्मोनी के डेवलपमेंट संभव नहीं है, बिना अमन चैन के प्रोग्रेस संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब ये तो गूढ़ मंत्र होना चाहिए देश के हर राजनेता, हर नीति निर्माता के लिए, क्योंकि बिना हार्मनी के किस तरह से विकास हो सकता है, अमन चैन हो सकता है। यू हैव समड इट अप सो ब्यूटिफुली। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियंसेस के अगर कुछ सवाल हो, अखिलेश जी, इज दैट ऑल राइट? अभिषेक जी, है ना? सो वी कैन टेक फाइव ऑड क्वेश्चंस, 5-6 सवाल। प्लीज अपना नाम भी बताइएगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद जयपुर। सर इधर सर, इस साइड सर। मैं रोहित यादव जौनपुर यूपी से हूं, बट यहां के लिए मैं गुजरात से आया हूं अभी। सर, जो हम लोग हार्मोनीज का बात कर रहे हैं वो बिना ह्यूमनिटी के नहीं हो सकता। सर, हमेशा अध्यक्ष जी ह्यूमनिटीज पे चलते हैं, तो जब तक आप इमोशनल नहीं हैं इस चीज को कैरी नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और बहुत ढेर सारी चर्चा हुई इस पे, बट आगे अगर इसके चलेंगे, जैसे बात हुआ सर, मैं अध्यक्ष जी से बोलना चाहूंगा, शायद वो ज्योतिषी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोविड तब नहीं आया था जब उन्होंने लैपटॉप दिया, तब ऐसा था कि डिजिटल का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। उन्होंने साइकिल का ट्रैक तब बनाया जब इतना ज्यादा चीज नहीं थी। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, विंड
का बात करते हैं, सोलर का बात करते हैं, तब उन्होंने गांव को पूरी तरह से पावर सोलर पैनल पे इलेक्ट्रिसिटी दिया। हम जब इस चीज को सोचते हैं कि क्या वो ज्योतिषी थे जो पहले से देख ले रहे हैं क्या होना है, तो मैंने बाद में मुझे सोचा कि नहीं, ये ज्योतिषी तो नहीं है, ये विजन है जो हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो राजीव राय सर हमेशा बोलते हैं कि ये लीडर विदाउट विजन इज सेम थिंग एज ए कार विदाउट इंजन। प्रश्न कीजिए प्लीज, ये बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न पे हाँ, भी आइए। यस सर, जस्ट 1 मिनट ना सर। सो मैं इसको सर करंट सिनेरियो से जोड़ रहा हूं। ए लीडर विदाउट विजन इज ए गैस सिलेंडर विदाउट गैस। सो सर, अगर एक विजनरी लीडर अगर अपने देते हैं तो क्या मिलता है? 1090 डायल मतलब वुमेन्स इन पावर मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, एससीएल मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, जनेश्वर मिश्रा जैसा मतलब पार्क वर्ल्ड क्लास मिलता है मतलब अपने को, और ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। इकाना स्टेडियम मिलता है, मेट्रो मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। और सर हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैंने सर के लिए 2 लाइन लिखी है, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको न्याय। मतलब जो सोशल जस्टिस सर आप कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैंने एक लाइन लिखी थी आपके लिए, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको सम्मान। सर मेरा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा सर क्वेश्चन अब है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अब आपको। आपका क्वेश्चन रहने दो आप, सर, क्वेश्चन दूसरे से पूछ लेते, इतना अच्छा तो बोल लिया आप। मैं सर क्वेश्चन है कि जब आप सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बेसिक है, जो सबसे फंडामेंटल है मेरे हिसाब से, वो एजुकेशन है। जब आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बाकी चीजें खोली जा रही हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो अपने सोशल जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे उनको पढ़ने के लिए पाबंद लगाया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और बिना उसके तो आप सोशल जस्टिस कर ही नहीं, मतलब आप कितना भी ट्राई कर ले ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। सर इस पे आपका क्या विजन है जब आप गवर्नमेंट में आएंगे? सर थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जानकारी आपने दी। विजन इंडिया, हार्मोनियस हेरिटेज में जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश है कि अमन चैन रहे। हम लोग मेल मिलाप की जो संस्कृति रही है, जो भाईचारे की संस्कृति रही, अनेकता में जो एकता हमारे बीच आई रही है, और जो हमारी विरासत जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए, उसी को हम लोग अपनाएं। और मैं ये कहूंगा, इसमें हार्मोनियस पास्ट ही हमारा हार्मोनियस फ्यूचर बनाएगा। जो हमारी विरासत में जो हमारी एकता दिखती है, हम उनको ढूंढें और वही हमारा भविष्य बनाएगा। यही हमारी कोशिश रहेगी। और जहां तक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात है, अमन चैन, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सबको साथ लेके चलने का जो तरीका होगा, वही हमें खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएगा। तो ये भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा तो बड़े प्रोग्राम के साथ कि कैसे उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे उनके और चीजें बदले, आर्थिक स्थिति कैसे बदले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ऑनरेबल सर।